समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, महाभारत के काल की बात है। एक बार भीम जी अपने गले में ढोल लेके नगर पे निकल पड़े और जोर जोर से ढिढोरा पीटने लगे कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए और विचार करने लगे कि अरे ऐसा कैसे गजब हो गया है। जब ये खबर युधिष्ठिर जी तक पहुंची, उन्होंने भीम को बुलाया और कहा कि ये क्या तुम कह रहे हो, ये मिथ्या प्रचार कर रहे हो कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम ने कहा कि भैया, आपने ही तो आज एक याचक सुबह जो आया था उसे कहा कि तुम आज नहीं कल आना। इसका भाव तो यही हुआ कि कल तक आप भी जीवित रहेंगे और वो याचक भी जीवित रहेगा, अर्थात आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बात मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये ढिढोरा मैं पूरे ही नगर में जाकर के पीटूं और बताऊं कि मेरे बड़े भैया ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर जी की आंखें खुल गईं, वो बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने भीम को धन्यवाद भी दिया इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी आंखें खोली और उन्होंने तत्क्षण ये प्रण लिया कि मुझे जो भी अच्छा कार्य करना होगा, दान का कार्य जैसे आज मैं नहीं कर पाया, कल पे मैंने छोड़ दिया, जो भी अच्छे कार्य हैं मैं तुरंत करूंगा, कल पे नहीं टालूंगा। ये उन्होंने प्रण लिया। मित्रों, हम भी क्या ये प्रण ले सकते हैं कि जो भी अच्छे कार्य हैं उन्हें हम आज ही करेंगे? कई बार हम ये सोचते हैं कि 60 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं भगवान को याद करूंगा। आपने देखा होगा बूढ़ों को, वो राम नहीं कह पाते, लाम कहते हैं। तो जो राम नहीं कह पा रहा है, राम लाम हो गया है, उसकी मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति कैसी होगी? तो हम कल पर परमात्मा की याद को, अच्छे कार्यों को क्यों टालते हैं? क्या ये प्रण हम सब मिलके आज ले सकते हैं समाधान के इस एपिसोड में कि जो भी अच्छे कार्य होंगे, आध्यात्म की अच्छी बातें, परमात्मा की अच्छी बातें, पुण्य कर्मों वाली अच्छी बातें, उन्हें हम आज करेंगे और साथ ही जो बुरी बातें होंगी उन्हें हम कल पे पोस्टपोन कर देंगे। तो ये प्रण यदि हम लेते हैं, जीवन बहुत खुशहाल होगा। आइए इसी प्रण के साथ, इसी वायदे के साथ, इसी सुंदर विचार के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। मानसिकता बन गई है, कल करेंगे, पोस्टपोनिंग नेचर, एक आलस्य या अलबेलापन का भाव, और खास करके अच्छे कार्यों के लिए कि मंदिर जाना है, एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे, मूवी जाना है, आज ही चलते हैं। बिल्कुल, ये मेंटेलिटी हो गई है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो पहले तो मनुष्य के पास टाइम नहीं है, और टाइम इसलिए नहीं कि वो उसको चाहता नहीं, टाइम की किसी के पास कमी नहीं। गपशप लगाने के लिए बहुत टाइम है, वेस्ट करने के लिए टाइम की कोई कमी नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा की ओर बढ़ना, ये अंत में करेंगे। जैसे उन्हें पता हो कि तुम्हारी आयु 80 साल की है और 60 साल के बाद 20 साल मिलेंगे, तब कर लेना अच्छी तरह। जो बच्चे बचपन काल से ही अच्छे मार्ग पे चलते हैं, उनके संस्कार अच्छे सदा रहते हैं। और जो लोग 60-70 साल के हो गए, उनके संस्कार बहुत जटिल हो गए, अब अंतिम समय में उनको बदलना उनके बस की बात नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपने इस जीवन के आदिकाल से ही अच्छाइयाँ अपने जीवन में भरनी चाहिए। अपनी लाइफ को ऐसा सेट करना चाहिए कि हर अच्छे कार्य के लिए उनके पास समय हो। देखिए, ये जो छोटे बच्चे हैं या युवा काल है, 15 साल तक की मैं बात करूं, उनको ये पता ही नहीं होता कि जीवन क्या है, इसमें किन किन चीज़ों की महत्ता है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, बुद्धि का लेवल कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज यानी सद्गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, और कौन कौन सी विकृतियाँ बहुत बुरी हैं। उन्हें चलो ये तो पता लग जाएगा, फलाना लड़का देखो सिगरेट पी रहा, हम नहीं पिएंगे, इतनी तो अवेयरनेस रह जाती है। लेकिन अच्छे बच्चों को भी ये पता नहीं होता कि किस किस अच्छाई को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। इसलिए वास्तव में हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो अच्छे कार्य और विशेष रूप से ईश्वरीय कार्य प्रारंभ से ही प्रारंभ करे। अन्यथा मैं एक गहरी बात सबको कहना चाहता हूँ। देखिए, समय समाप्ति की ओर है। भगवान ने तो कह दिया तुम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, अब ये सृष्टि का खेल लगभग पूरा होने को आया है, सभी आत्माओं को वापिस अपने घर चलना है और फिर यहाँ सतयुग प्रारंभ होगा कुछ समय के बाद। लेकिन ये समय कुछ देवकुल की आत्माओं के लिए रुक गया है। लोग सोचेंगे टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, समय किसी की इंतजार नहीं करता। लेकिन कुछ महान आत्माएं अभी बाकी हैं
जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से अपना श्रृंगार करना है, जिन्हें प्रभु मिलन का सुख लेना है, उनके लिए ये विनाश का काल भी रुक गया है कि वो आ जाएं फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वर्तमान समय मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट वैल्यूबल टाइम, प्रभु मिलन का समय, जन्म जन्म का भाग्य बनाने का समय है। इसके लिए यदि कोई सोच लेगा कि बूढ़ा होकर करेंगे तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा तो वो अब है क्योंकि उसके विचार बूढ़े हो गए हैं। कहते जी, एक विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा, धर्म और आध्यात्म के लिए लोगों की रुचि कम क्यों हो गई है? वहीं यदि देखा जाए चकाचौंध की ओर, भौतिकता की ओर पूरी दुनिया भागी सी चली जा रही है, लेकिन ये आध्यात्म जो मूल है, नींव है, जिसकी आवश्यकता उसे भी है, समाज को भी है, संसार को भी है, उसकी ओर लोगों की रुचि बहुत कम हो गई है। कारण क्या है? भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों अपोजिट चीजें हैं। जब इस संसार में भौतिकवाद बढ़ता है तो आध्यात्मिकवाद पीछे छूट जाता है, और इस भौतिकवाद से बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा, मनुष्य का ईगो बढ़ा, उसका ध्यान इन साधनों की ओर ज्यादा चला गया, जिन साधनों में उसे सुख तो मिला, नो डाउट, भौतिकता ने उसे सुख तो दिया, पर ये सब शारीरिक सुख था, मानसिक सुख पीछे छूट गया, बौद्धिक प्योरिफिकेशन पीछे छूट गया। तो यही कारण है क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मनुष्य यही सोचता है यही जीवन है, पैसा बहुत हो, अच्छा सुंदर मकान हो, घर में ये सब सुखों के साधन हो, अच्छा भोजन मिलता रहे, दिस इज द लाइफ। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक मनुष्य के पास ये भी सब कुछ होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे ये नहीं होना चाहिए, पर धीरे धीरे इनका भोग करते करते मनुष्य की अपनी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं, और होता क्या है, वो विकारों के वश हो जाता है। बहुत लोग को देखते हैं, पैसा है, शराब पी रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, पड़े हैं सारा दिन में 12, 1, 2, एक का तो सुना हो 3 बजे दिन में उठता है सो के, शराब के नशे में पड़ा रहता है, फिर कुछ खा पी के सो जाता है 3 बजे तक। पैसा बहुत है, काम करने की जरूरत नहीं, बच्चे क्या सीखेंगे उससे, नौकर काम संभाल रहे हैं, कोई मैनेजर बना दिया, वो तो लूटेंगे ही उनको। ऐसी बहुत चीजों की गिरावट हुई कि भौतिकता की वृद्धि से मानवता नष्ट हुई, उसकी सच्ची जो एक चरित्र था ना मनुष्य का, वो समाप्त हुआ, मनुष्य स्वार्थी हो गया कि धन ही सब कुछ है। ये एक ऐसी मान्यता हो गई जिसने संबंधों को कड़वाहट से भर दिया है। भाई भाई नहीं रहा, भाई बहन नहीं रहे, बाप और बच्चों का संबंध बिगड़ गया, कड़वाहट आ गई है। तो अध्यात्म की अब बहुत आवश्यकता है। भौतिकता अपनी चरम सीमा पर है, और कोई भी चीज जब अति में पहुंच जाती है तो उसका अंत होता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग मनुष्य ने ज्यादा कर लिया है। देखिए, जहाँ विज्ञान ने बहुत सुखों के साधन मनुष्य को दिए, पिछले 30-40 सालों में एक घर घर में सुख पहुंच गया, लेकिन मेडिकल साइड में धन बहुत जाने लगा, हर व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो गया, और विज्ञान के इस विकास ने एटॉमिक एनर्जी पैदा कर दी, आणविक अस्त्र बन गए, बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स बन गए, और सभी देश एक दूसरे की तरफ बस दुश्मनी की भावना से खड़े हुए हैं। तो विकास के साथ हमने विनाश को भी न्योता दे दिया है। इसलिए इस भौतिकता से अब थोड़ा हटकर, मैं नहीं कहूँगा सब कुछ छोड़ दो, हमारे यहाँ आबू में म्यूजियम बना, उसमें देवी देवताओं को दर्शाया गया था, श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हैं, उनको सजाया गया है, हीरे मोती जड़े हुए हैं, भले वो आर्टिफिशियली थे, विदेशी लोग आते थे, कहा ये तुम भारत वालों के देवता तो भौतिकवादी हैं, ये तो धन के पीछे हैं, कितना धन इनके पास है, ये सब स्पिरिचुअल कहाँ हैं, तुम देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हो, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, ये सब गलत है। तो तब हम उन्हें स्पष्ट करते थे कि नो डाउट भौतिक सुख सारे ही देवताओं के पास हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में भी वो परफेक्ट हैं। इसलिए भौतिक सुखों का संपूर्ण सुख उन्हें प्राप्त है, भौतिक सुख उन्हें गिरावट की ओर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि जहाँ भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों साथ साथ हैं, वही परफेक्ट लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ये प्रश्न करते हैं भ्राता जी, आज आपने उत्तर दे दिया है कि देवी देवताओं को इतना सजा सजाया क्यों दिखाते हैं, अपना सारा टाइम सजने धजने में ही लगा देते हैं क्या, लेकिन आध्यात्म में भी वो परफेक्ट है। एक और चीज भ्राता जी जो शुरुआत जैसे मैंने की थी कि व्यक्ति पोस्टपोन करता है, अच्छी चीजों को ज्यादातर पोस्टपोन करता है, या कई ऐसी उसकी चीजें हैं जिसको नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, और शायद इसके कारण भी उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं,
कामों का बोझ बहुत बढ़ने लगता है, तो ये जो एक आदत है, पोस्टपोनिंग नेचर है, उसे कैसे ठीक करें? हाँ, बस हमने तो बचपन से ही सीख लिया था। ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुना करते थे कि बाबा सब काम तभी समाप्त कर देते थे। अभी कुछ काम करना ना, अभी समाप्त। कोई पत्र आया है, लिखना है, बस अभी लिख के समाप्त किया। नहीं तो 10 पत्र इकट्ठे हो गए, फिर सोच रहे अब टाइम चाहिए 2 घंटे, इसके लिए टाइम कब मिलेगा, फिर 1 दिन 2 दिन पोस्टपोन करते जा रहे हैं। जो युवक होते हैं, जो अकेले रहते हैं हॉस्टल्स में, जिनको अपने कपड़े आदि भी धोने होते हैं, अरे 1 दिन का क्या धोना है, इकट्ठा ही संडे को धोएंगे। संडे तक हो गए 4-5 जोड़ी, अब बोझ भी इकट्ठे। अब क्या करे भाई, देर तक सोना भी है क्योंकि संडे है, फिर कामकाज भी करना है, सारा टाइम पूरा हो गया। उन्हें लगता ही नहीं कि हॉलीडे भी हुआ है क्या। अगर मनुष्य साथ साथ अपना काम कर लेता है, तो मैंने भी बाबा से सीख लिया था, अपना काम साथ साथ कर लेना। कुछ काम बाकी बचता ही नहीं रोज, जो कल के लिए छोड़ा जाए, चाहे वो कुछ धोना हो या पत्र लिखना हो या ईमेल का आंसर देना हो या किसी को फोन करना हो, आज ही सब करके समाप्त कर दो। तो ये हर एक को अपनी नेचर बनानी पड़ेगी। इवन सांसारिक कार्य भी जो करने हैं उन्हें करके पूरा करो, तो उससे फिर टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो जो दबाव है ब्रेन पर कामकाज का, बहुत सारा इकट्ठा हो गया, कई याद नहीं रहेंगे, कई चीजें भूलेंगी, उसमें कई मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसलिए गृहिणियों को भी, ऑफिस के कार्य करने वालों को भी, ये नहीं फाइलें बढ़ती जा रही हैं, 6-6 मास लोग चक्कर काट रहे हैं, भाई टाइम ही नहीं है अधिकारीगण को, तो ये नहीं, साथ साथ काम करने की आदत वास्तव में एक रॉयल मैनर है, मनुष्य के एक्टिव होने का ये प्रतीक है, और इससे मनुष्य बहुत हल्का लाइट रहता है। जी, पता जी, मुझे लगता है कि टाइम को मैनेज करना, अपने कार्यों को मैनेज करना, शायद इसमें थोड़ा सा सभी लोग इसमें व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। तो अपने समय को, अपने कार्यों को कैसे ठीक व्यवस्थित किया जाए। और दूसरी एक चीज जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सभी लोगों की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती। कई उस कार्य को बहुत लंबा समय लेते हैं, कई और लंबा लेते हैं, कई जल्दी कर लेते हैं। कार्य क्षमता कैसे बढ़े, समय को और कार्यों को कैसे मैनेज करें? बिल्कुल, कई का मन ही लेजी होता है, मन से पोस्टपोन करते, अरे कर लेंगे ना, क्या बात है, अभी क्या जल्दी है, अभी ये टीवी देख लो थोड़ा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, बाद में कर लेंगे ना। ठीक है, टीवी देखना भी जरूरी है, और लेकिन अपने काम को एक लिस्ट बनाकर ठीक ढंग से उसको सेट कर लें। भाई इस टाइम तक ये काम करना, इस टाइम तक ये काम करना, शाम को ये कर लेना, दोपहर ये, सवेरे ये। तो अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करना, सेट कर लेना, ये एक बहुत सुंदर कला है जीवन जीने की। मैं देखा हमारे यहाँ आने वाली बहुत सारी माताएं सवेरे उठती हैं, क्योंकि तो 5 से 6, 6:30 के बीच अपना बहुत सारा काम कर जाती हैं। ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो उसकी बहुत सारी तैयारी करके जाएंगी, सेवा केंद्र से ईश्वरीय ज्ञान सुनकर आएंगी, आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर देंगी। लोग भी खुश होते हैं, माता जी बड़ी चुस्त है, कपड़े सारे मशीन में डाल के जाएगी, बल्कि चला के भी जाएगी, सब कुछ डाल के, इतने आएगी धुले धुलाए रखे हुए होंगे। तो ये सब कार्यों को मैनेज करना एक कला है। विदेश में तो जिनको सब कुछ हाथ से ही करना होता है, ब्रेड भी खुद बनानी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, तो प्रेस भी खुद करने हैं, ब्रेड भी का आटा वाटा सब डाल के जाते हैं, मशीनें हैं। जब शाम को आएंगे तो ब्रेड ऊपर निकली हुई मिलेगी, मशीन में कपड़े डाल के जाएंगे, सब कुछ जो सोडा आदि या सर्फ आदि डालना है उसमें डाल के जाएंगे, और ड्रायर में भी कपड़े आप ही पहुंचेंगे और बाहर निकले हुए शाम को उन्हें मिलेंगे। तो एक मैनेज कर लेते हैं ना, नहीं तो मनुष्य 10 घंटे ऑफिस का काम करे, फिर घर का काम करे, ये काम मुश्किल हो जाएगा, फिर वो फ्री तो रह ही नहीं पाएंगे, और एक दबाव ब्रेन पर बना रहेगा, एक मेंटलिटी बन जाएगी, हम तो बहुत बिजी हैं। रही बात, कुछ लोग एक ही कार्य को करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये बचपन से ही सीखने सिखाने की बात है, लेकिन ये कुछ मनुष्य के संस्कारों की बात होती है। कोई लिखना भी बहुत फास्ट गति से करते हैं, पढ़ना भी किन्हीं का बहुत फास्ट गति से होता है, तो कोई 1 पेज पढ़ने में आधा घंटा लगा देते हैं, 1 पेज लिखने में आधा घंटा लगा देते हैं। तो ये मनुष्य की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए शुरू से ही अगर माता पिता उन्हें इस चीज का ज्ञान हो कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, उनकी गति को कैसे फास्ट किया जाए। अब इसकी ट्रेनिंग तो कहीं होती नहीं, ना स्कूल कॉलेजों में, ना घरों में। अब माँ बाप ही ठंडे हैं तो वो अपने बच्चों को चुस्त कहाँ से करेंगे बेचारे। जैसे मान लो माता जी किचन में काम कर रही हैं, अब उसे सीखना चाहिए कि कैसे वो थोड़े समय में ज्यादा काम कर ले और लाइट भी करे। भाई कुकर चढ़ा दिया, अब आटा बना लिया, अब सब्जी भी काट ली, तो
एक साथ कई काम हो जाएंगे। फिर रोटी बेल दी, फटाफट काम हो गया, छौंक लगा दिया, आधे घंटे 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई क्या करते हैं, कुकर बजेगा, दाल गलेगी, अच्छा दाल गल गई, उतारा, अब वही सब्जी काटनी है, फिर सब्जी काटेंगे, फिर सब्जी काट, फिर आटा बनाना है, तो उसी कार्य के लिए 2 घंटा लगा देंगे और फिर टाइम बचेगा नहीं। तो बौद्धिक विकास जो राजयोग से बहुत अच्छा होता है, जो हमने स्वमान की चर्चा की थी पिछली बार, उस स्वमान से भी बहुत अच्छा बुद्धि का विकास होता है। लेकिन सवेरे जल्दी उठने से और आत्मचिंतन करने से, सुंदर विचार करने से भी हमारा विकास बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक टेंशन भी देना चाहिए कि मुझे अपने काम फटाफट पूरे करने, विदाउट टेंशन। मन हो लाइट और स्पीड हो तेज। देखिए बहुत अच्छी कला है। जब मैं यहाँ समर्पित होके आया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की। मन बिल्कुल लाइट और हाथों की स्पीड बहुत फास्ट, हाथों की या पैरों की, जिससे भी काम करना है। तो इससे कम समय में ज्यादा होने लगा, क्योंकि मन शांत रहने लगा। तो मन की शक्तियां हमारे कार्यों को बहुत प्रभावित करती। ऐसे प्रोग्राम बनाकर अपने को ट्रेन करना चाहिए। मतलब राजयोग भी इसमें बहुत हमारी मदद करेगा। अमृता जी, जो एक बात आपने कही है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, युवकों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लिखने की स्पीड कईयों की बहुत स्लो होती है, पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो होती है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एग्जाम में बहुत कुछ लिखना है, लेकिन वो समय पर्याप्त नहीं हो पाता है। क्या इस चीज को भी, पढ़ने की गति को, लिखने की गति को भी राजयोग के किसी विशेष अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है? जैसे हम सिखाते हैं, सवेरे उठते ही मनुष्य 3 संकल्प ले, जो विद्यार्थी हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ। क्योंकि सभी स्पीड मनुष्य की एकाग्रता से बहुत डिपेंड करती है। अब व्यक्ति पढ़ रहा है, किताब तो उसने खोली है, लेकिन मन कहीं और जगह भटक रहा है, तो उसको तो पता नहीं चलेगा क्या पढ़ लिया उसने। हाँ, 1 घंटे में क्या पढ़ लिया, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए राजयोग जो हमें एकाग्रता बहुत अच्छी सिखाता है, राजयोग का थोड़ा भी अभ्यास करके, मान लो स्टडी कर रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा नियम बना दें वो 10 मिनट योग का अभ्यास करके जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल में भी हर घंटे में वो 1 मिनट योग का अभ्यास कर लें। पीरियड प्रारंभ हो रहा है, इतने सब तैयारी हो, टीचर आए और पढ़े लिखे बच्चे शोर मचाते रहते, खेल कूद करते रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो 1 मिनट योग अभ्यास कर ले, उसका बौद्धिक विकास होता रहेगा। मुझे एक अपना अनुभव याद हुआ। हम 8वीं क्लास का एग्जाम दिया, अब 3 मास छुट्टी थी, तो मैंने सोचा मुझे अपना हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनाना है। था तो अच्छा, लेकिन मैं उसे और अच्छा बनाना चाहता था। तो उन दिनों पेन प्रचलित नहीं थे, ये जो डॉट पेन है, बॉल पेन, ये तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो कलम हुआ करती थी, इंक और कलम। पेन से भी नहीं लिखने दिया जाता था हम लोगों को। तो कलम से मैंने रोज 1 पेज लिखना प्रारंभ किया। अब उसको बहुत सुंदर लिखा और सीखा कि सब कैसे बराबर होने चाहिए, ऊपर सिरा डालना है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक तरीका समझ में आ गया कि हैंडराइटिंग सुंदर करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। फिर पहले धीरे लिखा, मानो 1 पेज मैंने आधे घंटे में लिखा। फिर मैं सोचा इसको 25 मिनट में करना, थोड़ी स्पीड बढ़ाई। फिर सोचा इसको 20 मिनट पढ़ लाना, फिर सोचा इसको 15 मिनट पढ़ लाना। तो स्पीड भी बढ़ गई, हैंडराइटिंग भी सुंदर हो गया। जहां मैं देखता था स्पीड बढ़ने से हैंडराइटिंग खराब हो रहा, स्पीड कम कर दी, हैंडराइटिंग पहले सुंदर बनाना है। इस प्रैक्टिस से लिखने की स्पीड बढ़ गई और बौद्धिक विकास के कारण पढ़ने की स्पीड भी बहुत बढ़ गई। तो अगर बच्चे एकाग्रता का अभ्यास करें ना राजयोग में, तो उनकी ये दोनों स्पीड बहुत बढ़ेंगी। और जो एग्जाम में समस्या आती है कि भाई 2.5 घंटे या 3 घंटे हैं, फटाफट लिख रहे, कुछ का कुछ भी लिखा जा रहा, क्योंकि टाइम कॉन्शियस है मनुष्य। और 1 घंटा बीत गया, क्वेश्चन तो अभी 1 ही हुआ है, अब तो 5 और करने हैं। तो टाइम कॉन्शियसनेस उनको और टेंशन में ले आती है और स्पीड उससे कम हो जाती है। इसलिए बहुत रिलैक्स होकर, एंजॉय करते हुए आंसर लिखेंगे तो स्पीड भी बढ़ी रहेगी, गलतियां भी नहीं होंगी। दादा जी, विशेष करके एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो अभ्यास करते करते कई बार ये होता है कि भाई लगता है कि इसमें हम टाइम क्यों दें, बाकी हम अपनी स्टडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यों ना दें। तो क्या ये अभ्यास के लिए भी समय देना आवश्यक है? यदि दें तो कैसे दें? मैं उन्हें कहता हूँ आधा घंटा मेडिटेशन अवश्य किया करो, तो वो कहते हैं नहीं बेरे, अब तो हमें बहुत पढ़ना है, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। आधा घंटा आप देंगे ना, आपके 2 घंटे बचेंगे। आधे घंटे का मेडिटेशन आपकी बुद्धि को स्टेबल करेगा, माइंड को साइलेंट करेगा
और फिर आप जो पढ़ेंगे साथ साथ ही याद होगा। मैं तो कहता हूँ 4 घंटे रोज आपके बचेंगे, जो सारा दिन आप लेबर वर्क करते रहते हैं, पढ़ना है, लिखना है, तैयार करना, नोट्स बनाने, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। सहज भाव से आपकी मेमोरी पावर इतनी शार्प हो जाएगी कि आप कम समय में ज्यादा याद कर सकेंगे। दादाजी, इसी से जुड़ा हुआ एक हमारे पास मेल है, मैं संक्षेप में लेना चाहूँगा। ये कहती हैं, मैं अंशु कुमारी हिसार से हूँ, उम्र 17 वर्ष है, 12वीं की स्टूडेंट हूँ। पहले मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी थी, पर अब पढ़ाई में मेरी एकाग्रता बहुत कम हो गई है। मेरा अब बहुत महत्वपूर्ण 12वीं की परीक्षा होगी, मैं इसमें बहुत अच्छे अंक लाना चाहती हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो गई है, अब मैं क्या करूँ? मैं खुद को परवशता महसूस करती हूँ। बहुत विद्यार्थियों को ये कड़वा अनुभव हो रहा आजकल। 12वीं क्लास के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, सीए कर रहे हों, और भी जो एग्जाम देते हैं एंट्रेंस के, तो उन्हें ये लग रहा है पता नहीं हमें क्या हुआ है, हम तो अच्छे थे, एकाग्रता कहाँ चली गई हमारी। मैं उनसे पूछा करता हूँ नेट पे कितना टाइम जाता है, कहा बिल्कुल हमने छोड़ा हुआ है। टीवी का हमने बंद की हुई है। और अपने फ्रेंड से कितनी बात करते हो कि नहीं अब हम ये सब छोड़ दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए तो हम बहुत शुभ भावना रखते हैं, जो इतने सिंसियर हैं और जो एक अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। आजकल चारों ओर निगेटिविटी बहुत है, और इस एज में जब 12वीं में मनुष्य पहुंचता है, लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं, उनके शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस भी बहुत होते हैं, उसका इफेक्ट भी ब्रेन पर होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं एक छोटा सा अभ्यास सिखाया करता हूँ। जब पढ़ाई शुरू करें उससे पहले 1 मिनट अभ्यास कर लें। मैं आत्मा यहाँ हूँ, राजा हूँ, अपना राजा हूँ। इसको हम नाम देते हैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं मन की मालिक हूँ, बुद्धि की मालिक हूँ, इन दोनों की राजा हूँ। एकाग्र होकर अपने मन से बात करे, हे मेरे मन अब तो शांत होकर एकाग्र हो जा, अब मुझे तुम्हारे सहयोग की बहुत जरूरत है। बिकम माई गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे मित्र बन जाओ तुम। मेरे मन हो ना, मेरे मित्र बन जाओ। फिर अपनी बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि अब तुम उस सब को याद कर लेना जो मैं पढ़ूं। अब तुम्हें एकाग्र होना है, तुम भी मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। ऐसा अभ्यास शुरू में 5-6 बार कर लें। जब भी स्टडी शुरू करें ये अभ्यास 1 मिनट के लिए कर लिया करें। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लगेगा कि बुद्धि हमारी बात मानने लगी। अब बुद्धि में जो होता नहीं था ग्रहण, याद नहीं रहता था, उसमें ज्यादा ग्रहण होने लगा, उसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। तो ये न सोच कर के ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है, ये कलयुग का भी प्रभाव है, ये मनुष्य के देह में होने वाली चेंजेस का प्रभाव है, ये चारों ओर जो निगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव है। और ये एक दूसरी चीज भी है कि पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा और ब्रेन की शक्ति थोड़ी ढीली होती जा रही है बच्चों की, तो इसका भी प्रभाव होता है। तो ब्रेन इतना कैपेबल न होने के कारण वो एकाग्र नहीं हो पाता। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव जी जी जी। चलिए व्रता जी, क्योंकि बहुत अच्छी रही है पढ़ाई में और अब चूंकि एकाग्रता भंग हो रही है, महत्वपूर्ण वर्ष है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी और पेरेंट्स भी परेशान होंगे कि आखिर क्या होगा। ये सुंदर अभ्यास आपने दिए है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। सभी स्टूडेंट इन्हें अपना करके अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष करके जैसे हमने शुरुआत की थी, बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही, चाहे एकाग्रता की है चाहे अन्य है, लेकिन मुझे लगता है जीवन के लिए जो एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी बात है वो ये कि हमें जो करना है अभी कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर स्लोगन लगा हुआ देखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जो कार्य, अच्छे से अच्छा कार्य विचार आपके मन में आ रहा है, कर डालिए, उसे अभी कीजिए, कल पे मत टालिए। हाँ, जो बुरे विचार आ रहे हैं उन्हें कल पे जरूर टाल दीजिए कि इन्हें मैं कल करूंगा। तो अच्छे से अच्छे कार्य जब करेंगे, हौसला आपका बढ़ेगा और साथ ही अनुभव भी बढ़ते चलेंगे और आप जीवन में बुलंदियों की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो कम से कम आज के समाधान से क्यों ना हम सभी मिलकर के एक सुंदर सा संकल्प जरूर ले लें कि अच्छे कार्यों के लिए हम अभी हाँ करें। बुरे कार्य, जो विचार आ रहे हैं कि ये कार्य मैं करूं क्या जिससे किसी को शायद हानि पहुंच सकती हो, उसे हम कल के लिए पोस्टपोन कर दें। तो एक अच्छी आदत के साथ आज के समाधान का समापन कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पे आप अवश्य विचार भी करेंगे और साथ ही अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।